सादा कपड़ों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब जो कि कहीं जा रहे थे, किसी को पता नहीं था ये डीएम साहब हैं, और ऑटो में बैठे हुए थे। ना ऑटो वाले को पता था कि ये कौन है। तभी उस ऑटो रिक्शा को रोका जाता है पुलिस के द्वारा, और उस ऑटो रिक्शा को रोक करके उस गरीब ऑटो चालक से 2000 रुपये मांगे जाते हैं। उसके ऑटो रिक्शा में कुछ नुक्स निकाली जाती है। उनको यह नहीं पता था पुलिस वालों को कि जो ऑटो में सवारी बैठी है वो डीएम साहब हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कई बार ऐसा आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो करप्शन को पकड़ने के लिए, जो लोग सही होते हैं वही करते हैं ऐसा, जिनको कोई मतलब नहीं है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और खुद ही करप्शन में जुड़े हुए हैं, तो वो तो क्या ऐसा काम करेंगे। जो अधिकारी सही हैं, एक नंबर वाले हैं, मतलब बिल्कुल एक नंबर से काम करते हैं, वो अधिकारी कई बार सड़कों पर इस तरह से आम इंसान बन करके उतर जाया करते हैं और पता लगाते हैं कि सिस्टम के अंदर आखिर लूप होल क्या चल रहा है। ऐसे ही अधिकारी थे, बैठे हुए थे रिक्शा में, और उसके बाद पुलिस वाले ने जाने कौन कौन से रूल उस रिक्शे वाले को बता रहे थे। तो अब उसके बाद जो होता है दोस्तों, जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी जो हालत ख़राब होती है वो बड़ी सोचने लायक है, बड़ी विचार करने लायक है। क्या हुआ था पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर संजीव नाम का एक लड़का रहा करता है। उसके माता पिता हैं, छोटी बहन है उसकी, और पुश्तैनी ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है, गांव के अंदर बढ़िया घर है। तो संजीव पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनना चाहता है, और संजीव इतना अच्छा स्वभाव का होता है, बढ़िया स्वभाव का। गाँव में कोई भी चाचा ताऊ उससे कुछ सामान लाने के लिए बाज़ार के लिए कहते तो बाज़ार से सामान ला कर दे दिया करता, क्योंकि गांव के अंदर हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है ना, तो बाज़ार से लाना पड़ता है। कोई भी कहना मान जाया करता था, सबका चाहिता था। वह पढ़ लिख कर बड़ा बनना चाहता था, तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। स्कूली शिक्षा ख़त्म हुई, उसके बाद कॉलेज में जाता है, तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद उसको पूरा परफॉर्मा पता था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। माता पिता उसको दिल्ली भेज देते हैं यूपीएससी की कोचिंग लेने के लिए, और ये अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करता है, और उसके बाद एग्ज़ाम देता है, और एग्ज़ाम में यह पास हो जाता है, और दोस्तों अच्छी रैंक के साथ आता है। कलेक्टर की पोस्ट इसको मिल जाती है। उसके बाद पूरे गांव में मिठाइयाँ बढ़ती हैं। फिर यह ट्रेनिंग पर जाता है, वहाँ पर जो भी कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं तो घर वालों को दे देता है। माँ बाप बहुत खुश हैं, और फिर यह ड्यूटी पर चढ़ जाता है। ड्यूटी लगती है इसकी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पर ईमानदारी से ड्यूटी करने लगता है, और कई गलत काम ऐसे होते रहते हैं वहाँ पर, उनको बर्दाश्त नहीं करता, उन सारे गलत धंधों को रुकवा देता है। गलत काम तो इसको बर्दाश्त ही नहीं था। इसका कहना ये था कि सरकार हमें गुजारा करने के लिए बहुत तनख्वाह देती है, और पेंशन भी होती है बाद में रिटायर होने के बाद, तो गलत काम करना ही क्यों। अब यह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। 2 साल गुजर जाते हैं, तो इसकी पोस्टिंग दूर थी। तो अब 2 साल गुजरने के बाद बीच बीच में यह गाँव भी जाता रहता था, लेकिन बीच बीच में तो यह गाड़ी से जाता था, और गनमैन इनके साथ रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड। तो अब इसको मज़ा नहीं आता उस चीज़ में, क्योंकि गाँव का रहने वाला था, और कुछ दिन तक ही ये चीज़ें चलती हैं। जैसे कोई साधारण आदमी एकदम से बड़ा अधिकारी बन जाए, तो कुछ दिन तो उसको अच्छा लगेगा कि मैं गाँव में गाड़ी से जाऊँगा, मेरे गनमैन होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो मेरा रुतबा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक सीमा होती है, उसके बाद ये चीज़ें बेफालतू की लगने लगती हैं। ऐसा इसको लगने लगा था कि यार जो मज़ा साधारण तरीके से जीने में है, वो मज़ा किसी और जगह और तरह से जीने में नहीं है। क्योंकि जो भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, तो वह कहीं भी जाएगा, ना तो बाज़ार में घूम सकता अकेला, ना वो फीलिंग ले सकता जो एक आम आदमी लेता है बाज़ार में घूमने की, या 4 दोस्तों के साथ बैठकर मौज मस्ती से बात करने की, या गांव में जा कर के ऐसी गली में कहीं भी घूमने के लिए निकल जाने की। अब तो इसके साथ कोई भी देखेगा तो 4 लोग वैसे इकट्ठे हो जाएंगे, और कोई प्रणाम करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को बोर फील करवाती हैं। जो अलग टाइप के लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से। वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही जीवन होना चाहिए हमारा, जो पहले था जब पढ़ते थे। किसी को किसी से कोई ऐसा नहीं था कि ये बड़ा आदमी है, बिल्कुल साधारण तरीके से रहते थे। ये उन चीज़ों में, उन दिनों में जाना चाहता है, और यह प्लान कर लेता है कि मैं अब की बार गांव में बिल्कुल साधारण तरीके से जाऊंगा, और 4-5 दिन की छुट्टी अलॉट करवाता है। और उसके बाद दोस्तों यह गांव में जाने के लिए
बस से और ऑटो से निकल पड़ता है और साधारण तरीके से गांव जाता है, बस में बात करता है लोगों से। बड़ा इसको अच्छा महसूस होता है कि साधारण तरीके से कई लोग दोस्त बन गए थे बस में, इसके इतना मीठा अच्छा बोलता है। और फिर ये ऑटो में बैठता है, ऑटो में भी ऑटो वाले से अच्छी बात करता है, सब सिंपल तरीके से बात कर रहे थे, किसी को क्या पता है कि ये कौन है। और इसको ये बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अपने गाँव पहुँच जाता है। वहाँ पर सादा कपड़े पहनकर बिल्कुल गाँव में पहुँचकर वहाँ की ताजगी का और खूबसूरती का आनंद लेता है। गांव के यार दोस्त थे, उनके घर पर जाकर के ऐसी बातचीत करने लगता है। और अब जैसे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे गांव के कि भाई कलेक्टर साहब आप ऐसे, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, सबसे पहले कलेक्टर बाद में हूँ, ये मेरा गाँव है, जन्म भूमि है मेरी, और यहाँ पर तो सिंपल ही रहूँगा मैं। अब तो गाँव के सबको पता है भाई ये फलाने का लड़का है। तो अब वहाँ पर यार दोस्तों के साथ घूमता है, कभी खेतों में ट्यूबवेल पर जाकर नहाता है। एक दो दिन इसके बड़े मस्ती से गुजरते हैं। घर में माँ बाप के हाथ की साधारण रोटी खाता है थाली में रख करके। और उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा बाज़ार से कुछ सामान लाना है घर का, जाओ और बाज़ार से कुछ सामान ले आना, उधर साइड से ऑटो कर लेना, उसमें रख लाना, जैसे भैंसों के लिए खल है, बिनौले की खल है, या फिर भैंसों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो खाती हैं भैंस, ऐसा सामान बाज़ार से लाना था। तो एक बाज़ार के लिए निकल पड़ता है पैसे लेकर के, ना ही फ़ोन का यूज़ नहीं करता है, पैसे ले जाता है नगद। और वहाँ जाकर पूरे शहर में अच्छे से मतलब शॉपिंग करता है। एक ऑटो वाले को करता है कि तुम्हें मेरे साथ गाँव चलना है और पैसे मैं दे दूंगा, तो वह तैयार हो जाता है। उसके बाद ऑटो में सारी चीज़ें रख देता है। और अब आते वक्त एकदम इसको याद आता है कि गांव का एक दोस्त था इसका, वह शहर में आकर बस गया। शहर ज़्यादा दूर नहीं था, 5-6 किलोमीटर दूर था, तो वह वहाँ पर आकर बस गया, उसके घर वाले भी, तो क्यों ना उससे भी मिल लिया जाए। ऑटो वाले से कहता है कि चलो मेरा एक दोस्त है, उससे मिलकर आना है मुझे, और तुम्हें पैसे दे दूंगा मैं ज़्यादा। ऑटो वाला 10 रुपये फालतू मांगता है। जो गाँव के लिए ऑटो वाले को किया था इसने, जो सामान लेके आना था, 500 रुपये का ऑटो था, और अब 10 रुपये अलग से मांग लेता। ऑटो वाला कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्त के घर जाने लगता है, लेकिन दोस्तों बीच में नाका था, पुलिस का चेक कर रही थी वो ऑटो वगैरह को, और एकदम से ऑटो वाला ब्रेक मार के वापस जाने लगता है। अब वह कहता है क्या हुआ, तो ऑटो वाला कहता है अरे भाई साहब ये ना परेशान करते हैं, रिश्वत लेते हैं और चालान कर देंगे मेरा, खामखा मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन वह कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम आगे चलो और मैं देख लूँगा। ऑटो वाला मना करता है, लेकिन वह कहता है अरे पैसे मैं दे दूँगा जो भी तुम्हारे ऊपर चालान करेंगे। तो ऑटो वाला हिम्मत कर जाता है कि शायद ये कोई आदमी इसकी जानकारी हो पुलिस में। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर हवलदार आता है, ऑटो वाले को न जाने कितनी कमियाँ गिनाने लगता है और 2000 रुपये चालान के मांगता है। ऑटो वाला गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब मेरे पास 2000 रुपये तो नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो वह हवलदार कहता है कि 1000 रुपये दे दो। इस तरह से पैसे मांग रहा था, तभी ऑटो के अंदर बैठा हुआ संजीव अब एकदम से कहता है हवलदार से कि साहब आप कौन सी जगह पर पोस्टिंग है और आप कैसे मांग रहे हो इस ऑटो वाले से पैसे, आपका चालान काटने का राइट है या नहीं है। इस तरह से बातें करने लगता है। तो वह हवलदार उसके ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन संजीव अभी भी चुप शांति से थे। बाकी पुलिस वालों को बुला लेता है हवलदार। तो बाकी पुलिस वाले कड़क थे, एकदम से कहते चलो इस ऑटो को थाने में ले चलते हैं। अब संजीव ऑटो में बैठ जाता है दोबारा से और कहता है हाँ ठीक है मैं भी चलूँगा। ऑटो वाला रोने लगता है कि अब क्या होगा, ये बंद कर देंगे, मैं कमाऊंगा कैसे। लेकिन संजीव कहता है चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे पास। अब संजीव बैठा तो हुआ था, लेकिन ऑटो वाला बार बार कह रहा था कि बैठे हो ऐसे कह के करके पुलिस वालों से भिड़ा दिया और अब मेरा ऑटो बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या कर लोगे तुम भैया, मेरा तो करवा दिया सत्यानाश। इस तरह से कह रहा था ऑटो वाला। वह कहता संजीव चलो तो सही, चलो मेरे साथ चलो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे पीछे। थाने में ले जाया जाता है, वहाँ पर ऑटो को अलग से खड़ा कर दिया जाता है, संजीव अलग से बैठा दिया जाता है और वह ऑटो वाला भी बैठा दिया। वह बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि साहब मुझे छोड़ दो, वहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले एक भी बात उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर संजीव सारा मामला बैठा हुआ देख रहा था कि अब क्या करेंगे, क्या एक्शन होगा इनका, देखूंगा। तभी वहाँ पर एक सिपाही था, संजीव को देखते ही सैल्यूट कर देता कि अरे साहब आप यहाँ पर कैसे बैठे हुए। संजीव एकदम से उसके मतलब अपने चेहरे पर मुँह पर उंगली रखता है कि चुप रहो, बताओ मत किसी को, और मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों वह कहता है उससे कि बताना मत किसी को, लेकिन वहीं इंस्पेक्टर खड़ा हुआ ये सारा नज़ारा देख रहा था। जैसी सलूट की थी उस सिपाही ने, अब वह सिपाही उससे तो कहकर चला जाता जी साहब मैं नहीं बताऊँगा किसी को कि आप कौन हो, आप कलेक्टर हो। तो वह भीतर जाता है काम से। अब भीतर वह इंस्पेक्टर उससे पूछता कौन है ये। अब वह मना करता बताने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती कहता मुझे बताओ चुपचाप कौन है ये जिसको तुमने सल्यूट किया है। अब वह बता देता है कि ये कलेक्टर साहब हैं।
अब तो यह सुनते ही उनके पसीने छूट जाते हैं, पूरा थाना गोल हो जाता है और आकर के कलेक्टर साहब के पाँव में गिरने लगते हैं, साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह नज़ारा ऑटो वाला भी देख रहा था कि ये कौन बवाल है जो मैंने अपने ऑटो में बैठा लिया था। लेकिन कलेक्टर साहब जो होते हैं वह उनको डांटते हैं, धमकाते हैं कि मज़दूरों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, जो मजबूर लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, और गरीब को लूटोगे, छीनोगे, ये ऊपर वाला देखता है और तुम्हें भी देखेगा। और उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा, जितने भी वहाँ नाके पर थे। लेकिन वो पाँव में गिरने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, और फिर कलेक्टर साहब को भी तरस आ जाता है। और उसके बाद फिर ये कहते हैं कलेक्टर साहब की जो वह हवलदार था जिसने बदसलूकी की थी मेरे साथ भी, उसको अभी सस्पेंड करो, बाकी सबको मैं माफ़ कर रहा हूँ। और फिर हवलदार को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद वह इनको छोड़कर जाते हैं, कहते हैं गाड़ी से छोड़ देंगे सर हम आपको। लेकिन मैं कहता नहीं नहीं, मुझे गाड़ी से नहीं जाना। और फिर रिक्शा वाला देखता रह जाता, रिक्शा को तुरंत निकाल लिया जाता है। अब रिक्शा वाला खुश था, उसको पता नहीं था ये कौन थे, और फिर पता लग जाता है बाद में कि ये कलेक्टर साहब हैं, बड़ा खुश होता है और फिर रिक्शे को घर ले जाता है। वहाँ से 500 रुपये की जगह 1000 रुपये तो रिक्शे वाले को देता है, क्योंकि उसका टाइम ख़राब हुआ था, और कहता है कि तुम्हारा जो बाकी टाइम में तुम कमाते वो मैंने पैसे तुम्हें अब दे दिए हैं। तो रिक्शा वाला उसके पाँव पकड़ने लगता, नहीं साहब मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा समझ लूँगा। लेकिन कलेक्टर कहता है इस तरह से सेवा करोगे तो खाओगे क्या, लेकर जाओ ये पैसे सारे। और वह सामान को वहीं पर उतार आता है, पशुओं के लिए जो भी खल बिनौरा था जो भी था वहाँ पर, और वह वापस आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसने साधारण जीवन जिया कलेक्टर साहब ने, और पुलिस वालों को थोड़ा सबक भी सिखाया कि भाई गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कोई अधिकारी ऐसा होता है जो जीवन में मतलब चाहता है कि रियलिटी में जिया जाए जीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं अधिकारी जो अपने बंगलों से बाहर नहीं निकलते हैं तो बत्तियों वाली गाड़ी में निकलते हैं, और उनके साथ फोर्स होती है पूरी, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड अलग से होते हैं, तो वो एक अलग जीवन होता है। और ये सिंपल जीवन जो होता है ये अलग होता है। हम लोग आप लोग सिंपल हैं फ़िलहाल, भाई अमीर नहीं है, नॉर्मल हैं, तो हमें लगता है कि यार कितनी बड़ी लाइफ होगी उनकी, अच्छी लाइफ होगी, आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। भैया ऐसा नहीं है, असली लाइफ तो यही है जो आप जी रहे हो सिंपल तरीके से। क्योंकि जब वे बड़े हो जाते हैं और जब उन चीज़ों में 4 दीवारियों में घिर कर रह जाते हैं ना, कहीं ना जा सकते मर्जी का, कहीं ना कुछ कर सकते, कलेक्टर साहब बिना मर्जी के कहीं जा भी नहीं सकता, साथ में सिक्योरिटी चलेगी, तो वहाँ पर एक अपना जो मतलब जो अपना अंतर्मन है ना वो दब जाता है, वो जीने की जो चाह है वो ख़त्म हो जाती है। एक तरह से जो सिंपल जीने की चाह होती है वो एक अलग स्टेटस सा बन जाता है, फिर उसमें वो कैद होकर रह जाता है इंसान। तभी कुछ लोग, कुछ अफसर ऐसी हरकत कर जाते हैं, उनको याद आते हैं अपने साधारण दिन। तो भैया मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, कोई ये जो बच्चे सोचते हैं हम बड़े अधिकारी बनकर ये खुश हो जाएंगे, खुश नहीं होते। बस ये है कि नौकरी करोगे ठीक है, अपना घर परिवार चलाओगे, और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जितना फेमस इंसान उतनी ही उसकी छुपने की जगह कम हो जाती हैं, और उतना ही वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर अनजान लोगों के साथ जो मतलब नॉर्मली जीवन जीते हैं उनके साथ एंजॉय नहीं कर सकता है। उसको लगता है कोई देख लेगा, कोई वीडियो बना लेगा कि यहाँ पर कैसे क्या घूम रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ना ही उनसे घूमा जाता है ऐसे सिंपल तरीके से। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं या लास्ट में यही कहना चाहता हूँ भैया, मेरे गोपाल चैनल पर इस तरह की कहानियाँ आती हैं, तो यहाँ इस कहानी से यही सीख है कि जो आप जैसी जगह पर हो खुलकर जी लो ज़िंदगी को एक बार, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। अभी जियोगे, अभी में राज है, अभी जियोगे तो वही समझो वही राज है, और फिर तो फिर ही हो जाता है, फिर तो बुढ़ापा अलग से घेरेगा, और फिर तो बीमारियां अलग से घेरेंगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और जितना अब है उसी में खुश रहकर आगे ज़िंदगी का एंजॉयमेंट लो अच्छे से। ये मत सोचो, ये मत गालियाँ दो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। अरे भैया आपसे भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग सड़कों पर सोते हैं, उनका भी तो सोचो आप, तो आप उनसे बहुत बेहतर हो। तो इसी में स्वर्ग ढूंढ लो, वही चीज़ में अच्छा ढूंढ लो। कुछ लोग अपने दिमाग को सट करके रखते हैं कि मैंने ये नहीं किया जीवन में, मुझे मेरे दोस्त इतना आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया, मेरी ज़िंदगी क्या है, लानत ऐसी ज़िंदगी पर। और जो घर परिवार के लोग होते हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं कि क्या बात करूं, मेरी ज़िंदगी तो नरक है और इनसे क्या बात करूं, हंस हंस करके कैसे क्या करूं। वो अपने जीवन को नरक खुद बनाते हैं, जबकि जो हमें भगवान ने दिया है वो हम यहीं छोड़ कर जाएंगे। हम ना तो साथ कुछ लाए थे ना ले जाएंगे। बस ये है कि जितना हमसे हो रहा है उसमें खुश रहें,
तो आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। अगर हम टेंशन में रहेंगे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब लोग आगे निकल गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो भैया जीवन यहीं पर नरक है। नरक भोगोगे आप उसी जीवन में जिसमें आप स्वर्ग भोग सकते हो। तो भैया खुश रहेंगे तो स्वर्ग है और दुखी रहेंगे तो नरक है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। अमित पटेल, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से लगातार कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई साहब 10-12 दिन हमारे घर में कोई बीमार रहा था और इसलिए मैं नहीं देख पाया, हालांकि वीडियो देखता था, कमेंट नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं अमित भाई, आप इलाज करवाइए अपने परिजन का। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुरली कुमार कमेंट करते हैं। बालू नायक कमेंट करते हैं। महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। राम गोसाई राम कमेंट करते हैं। इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं। सुमीर सिंह कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार, उसके बाद महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं और उसके बाद देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। प्रवीण बघेल से। रजत सैनी, मुकेश कुमार दोबारा से। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद,